तो माय डियर स्टूडेंट, इसका हमें आंसर्स लिखना है। तो हम बोले थे कि सिंपली देखो, नाइट्रेट तो सब में बनेगा, तो पहले क्या करो, सबका नाइट्रेट बना दो। सबका क्या करो, नाइट्रेट बना दो। सबका नाइट्रेट बना दी। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव एसआरपी वाला है कि निगेटिव एसआरपी वाला है। तो हाइड्रोजन से जितना भी पहले आता है वो सब निगेटिव एसआरपी वाला रहता है। हाइड्रोजन से यस जितने सर। भी ऊपर आते हैं वो सारे निगेटिव होंगे, हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे वो पॉजिटिव वाले होंगे। तो यस सर। कॉपर वाला क्या हो गया, पॉजिटिव एसआरपी वाला, और जिंक वाला सर निगेटिव एसआरपी वाला हो गया। ठीक है। तो मेरे भाई, अब निगेटिव एसआरपी हो या पॉजिटिव एसआरपी हो, हमें कॉन्क HNO3 के साथ में NO2 ही निकालना होता जी। है। ये भी टेंशन खत्म, ये भी टेंशन यस खत्म। सर। यस अब सर। आया माय डियर स्टूडेंट कि पॉजिटिव एसआरपी वाला के साथ में क्या निकलेगा, डाइल्यूट के साथ में, और उसके साथ में क्या निकलेगा। तो बेटा निगेटिव एसआरपी, ये दोनों निगेटिव एसआरपी वाला लिख लेना, निगेटिव है, ये पॉजिटिव एसआरपी वाला है। तो पॉजिटिव वाला में मेरे भाई NO निकलता है, पॉजिटिव वाले में यस। NO निकलेगा, और निगेटिव वाले में N2O निकलता है। तो ये सब गैसेस ध्यान रखना होगा, निगेटिव वाले में N2O, निगेटिव वाले में N2O, पॉजिटिव वाले में NO। उस पे तो टेंशन नहीं है, NO2 वाला। अब ध्यान से यस सुनना सर। मेरे भाई, जेई में ये क्वेश्चन आ गया था डाइल्यूट HNO3 वाला। तो डायरेक्टली रिएक्शन आ जाएगा तब तो डायरेक्टली कर लोगे, लेकिन अगर बेटा अगर रिएक्शन नहीं आया तब क्या करना पड़ेगा, तब तुमको यहाँ पे पूछा जाएगा कि इस कौन कौन से है जिसपे NO2 या NO रिलीज हो रही। तो आई होप आप कर लीजिएगा मेरे भाई। यस सर। और पार्ट आता है, कॉन्क HNO3 बहुत ज्यादा एसिडिक होता है मेरे भाई। कॉन्क HNO3 रिएक्शन तो करता है पॉजिटिव एसआरपी वाले से भी, निगेटिव एसआरपी वाले से भी, लेकिन ना ऑरम गोल्ड जो है वो भी पॉजिटिव एसआरपी वाला होता है। तो क्या HNO3 से डायरेक्टली रिएक्ट करता है ऑरम, या फिर आपका प्लैटिनम। तो मेरे भाई ये नहीं करता है, इसके लिए हम लोग कुछ और सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ और मिक्स करते हैं, जिसका नाम होता है एक्वा रीजिया। मेरे भाई ये यहाँ पर नोट करने लायक बातें हैं आपके लिए। जो नोबल मेटल्स होते हैं, तो वो नोबल मेटल्स में Ag भी आ जाता है, बट थोड़ा Hg भी आ जाता है, लेकिन वो सब रिएक्ट कर जाता है। मेनली गोल्ड और प्लैटिनम जो है ये मेरे भाई, ये डायरेक्टली HNO3 से, इवन कॉम के HNO3 का बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई ये नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एक्वा रीजिया में। क्या में कराते हैं, एक्वा रीजिया में। अब तुम बोलोगे ये एक्वा रीजिया क्या होता है, एक्वा ये रीजिया सर क्या कौन। होता है मेरे भाई, इसमें HCl और HNO3 होता है। HCl और HNO3 होता है, HCl का अमाउंट ज्यादा होता है, याद रखना। HCl का अमाउंट ज्यादा होता है, 3:1। कैसे याद रखोगे, ये HCl HNO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर वाला को थोड़ा ज्यादा अमाउंट पे मिला देंगे तो ये हो जाता है। इसलिए कभी कभी ना हम लोग मार्केट पे जाते हैं, बोलते हैं ये गोल्ड में थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, मतलब उसका शाइनी अपीयरेंस थोड़ा कम हो गया है, तो उसको साफ सफाई के लिए हम लोग देते हैं, तो यही एक्वा रीजिया में डाल देता है। जिससे क्या हो जाता है ना, उसमें वो जो गंदगी लग गया, जो इम्प्यूरिटीज आ गए हैं, वो साफ हो जाता है, मतलब डस्ट को, यस। पार्टिकल्स को साफ करने के लिए। तो इसी को हम लोग एक्वा रीजिया कहते हैं। तो मेरे भाई HNO3 तुम सबको पता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है HNO3। तो अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे रिएक्शन कर देता है। तो मेरे भाई सिंस यहाँ पे क्या होता है, ये जो गोल्ड आया या प्लैटिनम आया, मेरे में जो भी आएगा, अगर प्लैटिनम आएगा तो भी हो जाएगा रिएक्शन, गोल्ड आएगा तो भी रिएक्शन हो जाएगा, कोई भी हो जाएगा। तो HNO3 जो होता है ना मेरे भाई, HNO3 जब HCl से रिएक्ट करता है ना, HCl से, तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने की वजह से ये Cl- को ऐसा सोचो ना कि नेसेंट क्लोरीन बना देता है, नेसेंट क्लोरीन बना देता है, ये क्लोरीन रिलीज करेगा। अब जब ये Au को, ये जब क्लोरीन से Cl- को किस में कन्वर्ट कर दिया, Cl में, ये रिएक्शन करता है, तो AuCl3, ये नेसेंट है, नेसेंट वाला कभी भी आता है ना, इसका मतलब वो हाईली रिएक्टिव होगा, ये अपना चाहेगा ऑक्टेट को कंप्लीट कर दे। तो ऑरम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है और दूसरा +1 होता है। ठीक है। तो ये
ऑरिक बना देता है मेरे AuCl3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि ये एक HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है और एक तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है कॉन्क HNO3, इसलिए Au+3 में चला गया। तुम फिर तो मेरे भाई इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, तुम ऐसे लिख सकते हो कि अगर सर Au एक तो ज्यादा आ जाता तो AuCl4- भी लिख सकते थे क्या, क्योंकि इन लोगों के पास में ब्रैकेट भी यस लिख सकते थे, तो इसमें ऐसे लिख देते HAuCl4 H+ AuCl4 लिखा जाता है। तो ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर भी Au का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ऐसे लिखा है। सिमिलरली अगर प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनम अपने मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा PtCl4। इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है H2PtCl6, H2PtCl6 ऐसा भी हो सकता है। दोनों तरीका हो सकता है मेरे भाई, आपको किसी भी तरीका में लिखा हुआ मिले तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर HCl लार्ज अमाउंट पे, इसीलिए पूरा पूरा कन्वर्ट जितना हमें रिक्वायर्ड है सब पूरा हो रहा है। HCl3:1, HCl:HNO3 जो लेते हैं वो 3:1 में लेते हैं, तो ध्यान रखना बस इतना ही। सभी रिएक्शन याद रहे, नहीं रही तो काम चल ही जाएगा मेरे। केवल आपको याद रखना है कि जो नोबल मेटल्स होते हैं गोल्ड और प्लैटिनम, इसको एक्वा रिजिया में हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, डायरेक्टली रिएक्ट HNO3 से नहीं कर पाता है नोबल नेचर की वजह से। ठीक है, तो मेरे भाई ये सारा हो गया। मेरे भाई अब तुमको कोई पूछेगा कि HNO3 को कहाँ यूज करते हैं, तो मेरे भाई याद है कि टॉल्यूइन में अगर हम लोग फ्यूमिंग HNO3 डाल दिए थे, फ्यूमिंग HNO3, तुम्हें याद आना चाहिए, तो फ्यूमिंग HNO3 बनाए थे, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन बना था, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, वो एक्सप्लोसिव था। तो मेरे भाई कोई पूछेगा कि HNO3 कहाँ यूज होता है, तो आप बता सकते हो HNO3 यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव में, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव। एक दो एग्जांपल तुम ध्यान रखना, कौन सा अभी हम बताए मेरे भाई, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ये बहुत फेमस एग्जांपल है ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। तो ये कोई पूछेगा तो बता देना, ये HNO3 के प्रॉपर्टीज तुम्हें हम बता दिए मेरे भाई। ठीक है, और एसिड्स है तो एसिड्स को गंदगी साफ करने के लिए भी यूज करते हैं, तुमको पता होना चाहिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे ये मेटल, ये भी था, गोल्ड को भी क्लीन करने के लिए काम किया गया, हाँ कम डाला गया है ज्यादा डाला गया, मतलब क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज किया जाएगा। तो ऐसा भी कुछ लाइंस लिख के रखे आए तो आप लोग कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे मेरे भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, तो मेरे भाई हम तुमको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कुछ बात, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, इसका यूज करा करा के जेई सवाल पूछ लेता है, क्या क्या पूछेगा वो सारा बात हम बताएंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनो, हम एक दिन तुम्हें न्यूट्रल ऑक्साइड्स कुछ बताए थे। टोटल न्यूट्रल ऑक्साइड्स कितने होते हैं? 4। 4 होते हैं। एक होता है H2O, एक होता है तो NO, एक होता है N2O और एक होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 4 न्यूट्रल होते हैं। तो मेरे भाई जब ये याद हो गया तो अभी हमको 2 ठो अपने आप याद हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। पहला नंबर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे हम लिखने जा रहे हैं N2O। मेरे भाई तुम कहोगे इसको क्या क्या पढ़ेंगे सर, तो सबसे पहले इसका एक नाम, 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन लिखेंगे, 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन लिखेंगे, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक तो ये नाम हो गया मेरे भाई। इसका डाई नाइट्रोजन लिख कर क्या आ जाता है तो स्टूडेंट बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि N2O के बारे में बात हो रहा है। कंफ्यूजन तब होता है जब इसका नेम नाइट्रस ऑक्साइड लिख करके आ जाता है मेरे भाई, इसी का नाम नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि नाइट्रस किसे कहते हैं, तो आई होप आपको याद रहेगा मेरे भाई। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, +1 है, ऑक्सीजन का -2 है तो +1। तो इसे ऐसा भी कभी कभी बोला जाता है नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड, तो ये भी कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, तो ये सब तो याद रह जाएगा। एक बात आपको याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वाला बात मेरे भाई। एक और मेरे भाई, अगर सेंट्रल एटम का नंबर ज्यादा होता है ऑक्सीजन के नंबर से तो उसे हम लोग नाइट्रोजन सब ऑक्साइड भी कहते हैं। तो मेरे भाई इसका एक और नाम
नाइट्रोजन सब ऑक्साइड। तो मेरे भाई इसमें से सब याद रह जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इसको हम ब्लैक से लिखे हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है, और एक नाइट्रोजन सब ऑक्साइड है। तो मेरे भाई ये हो गया। तो ये जब समझ में आ गया, अब बेटा इसका स्ट्रक्चर बनाना हो। तो वैसे तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, बट आपको अगर बनाने के लिए बोला जाए तो एक सिंपल वे, हम आसान वे बताएंगे। मेरे भाई इसको ऐसे रीड करो, थोड़ा रुक रुक करके रीड करना। N2O, N2, तो N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N2O। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, नाइट्रोजन अपना वाला लोन पेयर दे देगा। अब तुम इसमें रेजोनेंस कराते रहना, अब अलग अलग और स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, लेकिन हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर तुमको याद करने के लिए बताएं, N2O, N2O। तो आई होप आपको बड़ा आसान लग गया होगा मेरे भाई, ये तो बड़ा सिंपल हो गया सर, क्या आप तो कभी भूलेंगे ही नहीं। N2O। अब मेरे भाई ये सबसे पहले अभी जस्ट ऊपर में लिखे तुम्हारे सामने, ये न्यूट्रल नेचर का होता है, तो ये न्यूट्रल होगा, मतलब ना एसिडिक है ना बेसिक है। मेरे भाई ये N2O हमको बताओ एक बात, तुम्हें हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होगा तो डाईमैग्नेटिक होगा। तो मेरे भाई सच सच बताओ, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक होगा? तो डायमैग्नेटिक हो। यस, इस डाईमैग्नेटिक होगा। तो देखो तुम सब बता दिया, न्यूट्रल याद था, डाईमैग्नेटिक याद था, तो तुमको कुछ याद नहीं करना है मेरे भाई। मेरे भाई बस एक इसका कलर याद रखना है, N2O कलरलेस गैस होता है, कलरलेस गैस होता है, ये बात ध्यान रखना। क्या होता है ये, कलरलेस गैस। तो ये सारा कंप्लीट हो गया, कलर को तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कलरलेस होता है, इसका कुछ और नहीं है मेरे में। NO, तो N2O का नाम क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड, बाकी सब याद रह जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ये याद रखना है मेरे भाई। इसका नाम चलो बात करते हैं, इसका नाम सबसे पहले नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल देना, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ऐसे लिख करके आ गया था तब तुम तो कंफ्यूज नहीं करोगे मेरे भाई। इसका ये वाला नाम याद रखना, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी इसका ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड, इसका और नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड। तो 2 जब भी लिखेंगे मेरे भाई, ऑक्सीडेशन नंबर जब लिखते हैं तो वो रोमन्स में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि 2 लिख दिए वो वाला, नहीं। तो नाइट्रोजन 2 ऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो मेरे भाई यहाँ तक जब समझ में आ गया मेरे भाई, तो हमको बताओ ये NO का बेटा स्ट्रक्चर बनाने की बात आई, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, आपको ही पता होगा। अगर नॉर्मली कभी बनाना भी हो तो हम लोग 3 बॉन्ड से बना देते, कोई 2 बॉन्ड से ही बनाए तो गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि तो एक जो है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन का ही बॉन्ड होता है मेरे भाई। ये न्यूट्रल होगा, डाईमैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, सब बताओ मेरे भाई। ये तो डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरा होगा ना। पैरा होगा, न्यूट्रल होगा मेरे भाई, ये न्यूट्रल है और ये पैरा। तो मेरे भाई ये 2 चीजें तो आपको याद करना ही नहीं है, खत्म मेरे भाई। ये भी कलरलेस गैस है, तुम लोग अच्छा अब दिक्कत नहीं, 2 ठो तो कलरलेस है, तो इसका मतलब जो कलर वाला होगा बस उसका कलर याद कर लेंगे तो सारा काम हो जाएगा सर। यस बेटा, सब काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो ये NO हो गया, चलो फटाफट अब जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे भाई। थर्ड नंबर N2O3, मेरे भाई इसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। मेरे भाई इस टाइप का स्ट्रक्चर्स जो भी था वो सारा के सारा केमिकल बॉन्डिंग में सिखाए थे। N2O3, जब भी मेरे भाई अगर मैक्सिमम से ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, ये रूल याद होना चाहिए, तो हमेशा बीच में कभी भी ऑक्सीजन नहीं आएगा, हमेशा बीच में कभी भी ऑक्सीजन नहीं आएगा। जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम के बराबर हो जाता है तो बीच पे ऑक्सीजन आएगा मेरे भाई। ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड कर गया अपने मैक्सिमम से, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, तो वहां पे पर ऑक्साइड लिंकेज बना देती है, तो ये याद होगा। तो सिंस यहाँ पे हमको N और N को मिलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +3 है, +3 है बेटा, तो मैक्सिमम से कम NO हो गया। अब मेरे भाई
अब क्या करेंगे, तो तुमको अब स्ट्रक्चर बनाना है सर। तो मेरे भाई N2O3 है, तो मेरे भाई एक ऑक्सीजन लगा दिए, इसमें एक लगा दिए, सिमेट्रिकल पहले बनाने की कोशिश करो। तो N2O2 हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया। मेरे भाई दोनों नाइट्रोजन में लोन पेयर है, किसी भी नाइट्रोजन से एक लोन पेयर से एक ऑक्सीजन को लगा दो, एक ऑक्सीजन को लगा दो, काम सारा बन जाएगा। ये N2O3 का हो गया। मेरे भाई N2O3 नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है, क्योंकि ये न्यूट्रल में तो याद किए नहीं है, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। तो ये कैसे नेचर होंगे, एसिडिक होंगे, बेसिक होंगे, न्यूट्रल होंगे, क्या होंगे मेरे भाई? ठीक सर। एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, क्या ये नॉन मेटल का है। मेरे भाई अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, तो तुम्हें दिखाई देगा इवन है, तो इवन है बेटा, तो डाईमैग्नेटिक हो गया, ये भी खत्म। मेरे भाई यस सर। इसका कलर याद रखना, ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है, ये ब्लू सॉलिड होता है, ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है। N2O3 ब्लू सॉलिड होता है, N2O3 ब्लू सॉलिड होता है, ऐसे याद रखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। अगला नंबर NO2, NO2, ये NO2। मेरे भाई NO2, पहला N2O था, ये NO2 है माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे भाई इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तुमको हाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं है, नेम क्लियर है, ये सब में कंफ्यूजन नेम नहीं है, मतलब नेम में कंफ्यूजिंग है ही नहीं। मेरे भाई इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सिंपल, एक ही सेंट्रल एटम है, तो एक सेंट्रल एटम में तो बनाने में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो मेरे भाई नाइट्रोजन कैसे बनाएगा, तो N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाना चाहेगा मेरे भाई, तो मेरे भाई यहाँ पे तो बना लिया। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे, तो आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, इसीलिए NO2 जो होता है वो डाइमराइज कर जाता है N2O4 में, NO2 डाइमराइज कर जाता है N2O4 में। चलो ये तो बात समझ में आ गई, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लियरली दिख गया होगा मेरे भाई। तो हमको सच सच बताओ, ये एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा, पैरामैग्नेटिक, डाइमैग्नेटिक, सब बताना, जल्दी जल्दी बताओ मेरे भाई। ठीक सर, और पैरामैग्नेटिक। यस एसिड। तुम लोग को बताने से फायदा यही होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा, देख देख करके बताओगे। बस इसका कलर याद करना, हम कल याद करवाए थे कलर NO2 का, और Br2 का कलर रेड ब्राउन होता है, NO2 का कलर और Br2 का कलर रेड ब्राउन होता है, कल याद होगा मेरे भाई, तो तुम्हें ये एकदम बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आएगा, रेड ब्राउन होता है। तो मेरे भाई तुमको बस कलर में ध्यान रखना है, N2O3 ब्लू सॉलिड, N2O3 ब्लू सॉलिड, NO2 तो NO2 रेड ब्राउन, NO2 रेड ब्राउन, तो ये याद हो गया मेरे भाई, इतना जल्दी याद हो रहा है मेरे। अब आगे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे N2O4। दरअसल NO2 डाइमराइज करके N2O4 में ही रहता है, मतलब इक्विलिब्रियम में दोनों रहता है, इक्विलिब्रियम में दोनों रहता है मेरे भाई। अच्छा हाँ, ये मत समझना कि NO2 में ऑक्टेट नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है वो, ध्यान रखना इस बात को। मेरे में नाइट्रिक ऑक्साइड NO को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं, बस ये दोनों का तो याद करना है। तो मेरे भाई ये 4th नंबर हो गया था। अब N2O4, तो सबसे पहले तो हम बता दें मेरे भाई NO2 और N2O4 आपस पे इक्विलिब्रियम में मेंटेन करते हैं। तो तुमको NO2 का स्ट्रक्चर मालूम है, इसको डाइमर कर दो, जोड़ दो ऑड इलेक्ट्रॉन से, काम खत्म, जोड़ दो। जब भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आए तो जोड़ दो। और वैसे भी तुमको मालूम था मेरे भाई, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से कम हो तो क्या होगा, सेंट्रल एटम को सेंट्रल एटम से जोड़ना होता है, और कोशिश रहता है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यही पॉसिबल है मेरे भाई। और तुमको भी पता है कि NO2 को डाइमराइज करेंगे तो ऐसे ही होगा। फिर से ये सारा अगर बात करें मेरे भाई, इसका नाम हो जाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये सब नेम भी लिखना बहुत आसान है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अगर तुमसे पूछेंगे बेटा नेचर बताओ N2O4 का, तो तुम खुले में कहोगे नॉन मेटल है तो एसिडिक। मेरे भाई इसको डाइमराइज कर दिए तो इसका पैरामैग्नेटिक नेचर लूज हो गया और डाईमैग्नेटिक हो गया मेरे, डाईमैग्नेटिक। अब डाईमैग्नेटिक हो गया। NO पैरामैग्नेटिक था, N2O
डाईमैग्नेटिक था, N2O3 डाईमैग्नेटिक था, NO2 पैरामैग्नेटिक था। अब ये क्या आ गया मेरे भाई, डाईमैग्नेटिक। इसका कलर तुम ध्यान रखो, कलर ध्यान रखो माय डियर स्टूडेंट, कलर क्या होगा इसका, कलरलेस। हाँ ये बेटा N2O3 जैसे क्या था, सॉलिड था ब्लू कलर का, इसी तरीके से ये कलरलेस सॉलिड ही याद रखो। मतलब तुम ऐसा बोलो ना कि सर जहां पे डाइमर या ट्राइमर या N2O3 कहीं भी इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, तो उस टाइम में ये सॉलिड हो जा रहा है, ऐसे ध्यान रखो। और लिक्विड भी हो सकता है, कभी कभी डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत लिक्विड ही नेचर का होता है, ठीक है। तो बस कलरलेस सॉलिड भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। लास्ट N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाम तो एकदम क्लियर होगा मेरे, इसमें तो कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मेरे भाई, इसका स्ट्रक्चर, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे पहुंच चुका है। तो हम बताए थे जब मैक्सिमम में पहुंच जाए तो बीच पे एक ऑक्सीजन आता है, और मैक्सिमम को एक्सीड कर जाए तो वहां पर ऑक्साइड लिंकेज 2 ऑक्सीजन बना देते हैं। अब सिमेट्रिकल बनाओ मेरे भाई, कोशिश करो सिमेट्रिकल बनाने का, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे भाई। ये कैसा नेचर होगा, तो ये एसिडिक नेचर होगा, ये एसिडिक नेचर होगा। अगला अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, ये एसिडिक नेचर के अलावा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो डाई मैग्नेटिक आएगा। तो ये दो बातों को तो याद करना ही नहीं होता, केवल कलर याद करना है मेरे भाई। तो N2O3 ब्लू सॉलिड था, ये N2O4 कलरलेस था मेरे भाई, ये भी कलरलेस। तो तुम कहोगे मेनली सर हमें याद करना है, मेनली हमें याद करना है ब्लू सॉलिड को, बाकी सारा तो ऑलमोस्ट कलर है। और NO2 का तो याद था ही सर, रेड ब्राउन। तो देखो कितना आसान हो गया, कलर भी नहीं, सब कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये बात जब समझ में आया, याद रखना कलरलेस, ये सब कलर को ध्यान में रखना। तो मेरे भाई ये सारा हो गया, तुमको जान करके अच्छा लगा होगा, खुशियां मिली होगी मेरे भाई। अब तुमको हम बता दे थोड़ा, N2O को यहीं पर लिख लो मेरे भाई, जहां पे N2O होता है वो लाफिंग गैस होता है। जहां पर N2O लिखे थे तो वहां पर लिख लेना वो लाफिंग गैस भी कहलाता है, ठीक है। एक बात ये भी नोट पे ध्यान में रखना, N2O जो होता है वो लाफिंग गैस होता है, तो एनेस्थीसिया की तरह यूज होता है, मतलब बोला जाता है कि एनेस्थेटिक एजेंट ही, ठीक है। वो भी एजेंट। हाँ लिख सकते हो, एनेस्थेटिक एजेंट है वो, ठीक है। तो ये है मतलब वो तुम्हारा मुंह को, मतलब लाफिंग गैस कहने का मतलब तुम्हारा मुंह खुला रहेगा, हंसने टाइम में आदमी जब जोर जोर से हंसता है तो मुंह खुल जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उसको देने के बाद डेंटिस्ट जो होते हैं, मतलब वो डेंटल सर्जरी के दौरान एज एन एनेस्थेसिया यूज करते हैं N2O को, ठीक है। मतलब हंसना क्या मतलब हो गया, मुंह खुला रहना, ठीक है। वो आप तुमको इमोशनली हंसी नहीं आएगा मतलब, ठीक है। तो वहां पर तुमको जबरदस्ती हंसना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। जैसे आंसू गैस तुम नाम सुने होंगे मेरे, तो उसमें ऐसा नहीं कि तुम रो रहे हो, जबरदस्ती तुम्हारा आंसू गिरने लगेगा मेरे, वैसा ही टाइप का यहाँ पे हंसी है मेरे में। तो ये चीज है। तो यहाँ तक बात हो गया मेरे में, आपको अच्छा लगा होगा जान करके, खुशी लगा होगा, ये नाइट्रोजन पूरा पूरा से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कशन जान करने जा रहे हैं फास्फोरस के बारे में। तो हमारा स्टार्टिंग होगा एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो मेरे भाई ये जो फास्फोरस होता है मेरे भाई, इसमें भी 3 टाइप का फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस होता है। 3 टाइप का होता है मेरे भाई एलोट्रॉप। पहले तो नाम ध्यान में रखो कौन कौन होता है मेरे भाई। व्हाइट फास्फोरस, मेरे भाई रेड फास्फोरस होता है, ये व्हाइट और रेड को तो पहले यूज पढ़ा होगा, और एक और ब्लैक फास्फोरस भी होता है, एक ब्लैक फास्फोरस भी होता है। व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और मेरे भाई ब्लैक फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस। मेरे भाई यहाँ पे हम तुम्हें स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देते हैं पहले ही, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बता देते हैं, वैसे ये सब समझ में भी आएगा लेकिन फिर भी लिख को एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, स्टेबिलिटी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, VBI लगा लेना इसे,
स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो ब्लैक फॉस्फोरस होता है। क्यों होता है ये सब बताएंगे। उसके बाद मेरे भाई रेड फॉस्फोरस होता है, उसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस। तो 3 फॉस्फोरस होता है मेरे में, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और व्हाइट फॉस्फोरस। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ब्लैक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर रेड होता है, फिर व्हाइट वाला फॉस्फोरस होता है। तो एक एक करके जानते हैं, फिर समझ में आएगी सारी चीजें मेरे में। तो पहला नंबर हम लोग का जो डिस्कशन होगा मेरे भाई, व्हाइट। अच्छा मेरे भाई, व्हाइट फॉस्फोरस को कभी कभी हो सकता है येलो फॉस्फोरस लिख दे। ऐसे भी ना कहीं पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है वहां पे येलो प्रेसिपिटेट, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे मेरे भाई। तो कहीं कहीं पर येलो भी लिख जाएगा तो तुमको ऐसा लगने लगेगा कि सर व्हाइट भी होता है, एक येलो भी होता है, एक रेड भी होता है और एक ब्लैक भी होता है। नहीं, व्हाइट को ही कभी कभी येलो, क्योंकि पेल येलोइश होता है मेरे भाई। पेल मतलब लाइट येलो होता है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम बताएंगे, हम लोग जो सोचते हैं ना कि पी जो होता है फॉस्फोरस पी के फॉर्म में होता है, ना 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 ना, ये P2 भी नहीं होता है। जैसे N2 होता है मेरे भाई, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में मिलेगा नेचर पे, तो फास्फोरस P2 के फॉर्म में मिलता है। तो नहीं, क्यों नहीं, कोई नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं मिलता है P2 के फॉर्म में, तो क्या जवाब दीजिएगा कि यहाँ पर अगर P2 बनेगा तो 3p पाई बैक बॉन्डिंग नहीं, पाई बॉन्ड बनेगा। और हम बताए थे कि 3p पाई और 3p पाई बनाते नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो पाई बॉन्ड होगा नहीं। तो मेरे भाई ये P4 के फॉर्म में मिलता है। कैसे फॉर्म में मिलता है मेरे भाई, P4 के फॉर्म में मिलता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है मेरे भाई, ये P4 रहता है। इवन पता है सारे फास्फोरस का मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 ही रहेगा मेरे भाई। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला P4 हुआ मेरे भाई। व्हाइट फास्फोरस और येलो फास्फोरस में आखिर डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई। तो बेटा इसमें जो P4 मॉलिक्यूल्स, एक P4, बहुत सारे होंगे, क्या कि जब हम लोग पूरा फास्फोरस उठा करके लेके आए इसमें बहुत सारे फास्फोरस है, तो इस तरीके से उसमें बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे भाई। ये P4 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं व्हाइट फास्फोरस में, ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्टेड रहते हैं। ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस रहता है मेरे, यानी कि वंडरवॉल, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि एक वंडरवॉल फोर्स का कैटेगरी है। नॉन पोलर तुमको दिख ही गया होगा मेरे भाई कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स ही लगने वाला है। ये हम लंदन स्पेशल लिख दिए क्योंकि ये नॉन पोलर था, तो नॉन पोलर होने की वजह से यहाँ पर लंदन डिस्पर्शन फोर्स आ गया, जो कि एक वंडरवॉल फोर्सेस का कैटेगरी है। तो ये व्हाइट फास्फोरस कमजोर होने का रीजन भी समझ में आ गया होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है P4 के, वो हेल्ड है बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। तो तुम लोग अच्छा अब बुझा रहा है कि सर इसीलिए स्टेबल कम था। इसका मतलब रेड वाला में मेरे में कोई दूसरा बॉन्डिंग होगा और तगड़ा बॉन्डिंग होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा मेरे भाई। यहाँ पर अब तुमको एक बात, ये तो आसान बात था मेरे भाई, ये सब कोई जान लेता है और ये याद भी रह जाएगा कि व्हाइट फास्फोरस लेस स्टेबल होता है तो कौन सा फोर्स बताएंगे, वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल फोर्स में भी P4 कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स। ये दो बातें तो ऐसे ही याद रह जाती है मेरे, इसको याद रखने के लिए टाइम नहीं लगता है, मुश्किलें नहीं आती है माय डियर ईशु। तो अब हम बात करेंगे माय डियर ईशु अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। भाई यहाँ पे P4 का स्ट्रक्चर बताइए कि P4 के फॉर्म में होता है, लेकिन P4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, आज तक हम बना ही नहीं। तो ध्यान से सुनना कि मेरे भाई कैसे रहता है ये 3 डायमेंशनल में सोचना। अभी हम 3 फास्फोरस लिए मेरे भाई, ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है, ये इससे ज्वाइंट है मेरे भाई। एक और फास्फोरस है, एक और है, ऐसा सोचो ये प्लेन से ऊपर में है, ये पेपर वाले प्लेन से ऊपर में है, वो जो ट्राइंगल बना उससे बाहर है, और मेरे में उससे तीनों कनेक्टेड है ये। तो तुमको ऐसा लगेगा, या ये वाला सोचो, ये 3 फास्फोरस ये एक प्लेन में और ऊपर में रखा हुआ, वो तीनों ज्वाइंट है मेरे भाई। इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितना दिखाई दे रहा है, कितना फेसेस दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4। हाँ 3 4 हो जाएगा, 1 2 और एक तो पीछे वाला 3 और एक नीचे वाला 4। तो मेरे में कहीं पर भी 4 फेसेस बनता है ना, तो वैसा स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता था टेट्राहेड्रल। केमिकल बॉन्डिंग में भी बताए थे कि टेट्राहेड्रल का मतलब या ऑक्टाहेड्रल का मतलब नंबर ऑफ फेसेस से बताया जाता है। तो 4 फेसेस है तो टेट्राहेड्रल,
मेरे भाई अगर तुमसे पूछा जाएगा कि हर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। ये हर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन, ईच फास्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, इस पे sp3 एक फास्फोरस का नहीं है, सारे फास्फोरस का sp3 है। वो वाला sp3 नहीं है जो CH4 होता था, टेट्राहेड्रल बनता था, ऐसे 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 बनाते थे, वो वाला नहीं है ये। यहाँ पे दूसरा टाइप का टेट्राहेड्रल है, वहां पर 109.5 डिग्री हुआ करता था एंगल, यहाँ पर 105 नहीं है मेरे भाई। ये 4 इक्विवेलेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, ये 4 इक्विवेलेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका शेप ही टेट्राहेड्रल है। अदरवाइज तुम हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर के बेसिस पर बोलोगे तो ट्रिगोनल पिरामिडल आ जाएगा, नहीं है वो तो एक फास्फोरस का है ट्रिगोनल पिरामिडल। ये ओवरऑल जो शेप है P4 मॉलिक्यूल का, वो आपको टेट्राहेड्रल बोलना पड़ेगा, वो आपको टेट्राहेड्रल बोलना पड़ेगा। जब इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई, तो ये लगता है कि वैसा ही, लेकिन है नहीं मेरे भाई। इसमें जो है, यहाँ पे जो एंगल है PPP, ये एंगल, या इधर से देखो किधर भी, तो मेरे भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो पीपीपी एंगल जो है मेरे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबको पता होता है 60 डिग्री होता है। तो ये बात भी ध्यान रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे भाई। ये बात समझ में आ गया होगा। ये दो बातें आपको जब समझ में आ गई मेरे भाई, टेट्राहेड्रल क्या है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वो वाला नहीं है, यहाँ पे ईच फास्फोरस ट्रिगोनल पिरामिडल है, लेकिन ओवरऑल जो शेप है P4 मॉलिक्यूल का, वो टेट्राहेड्रल है। ये 4 फेसेस से सराउंडेड है मेरे भाई। इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ P4 मॉलिक्यूल में आपसे पूछा जाएगा पी बॉन्ड कितना है, नंबर ऑफ, तो 6 है। तो मेरे भाई अब इस टाइप के बॉन्ड्स को निकालने का, इसमें तो स्ट्रक्चर बना हुआ तो दिख जा रहा है मेरे भाई कि कितना सारा होगा सर, 3 नीचे दिख रहा है, 3 ऊपर दिख रहा है, टोटल 6 है, तो बना लिए यहाँ पर। लेकिन ऐसा सोचो ना मेरे भाई, एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, तो जब 3 बना रहा है तो उस हिसाब से 4 फास्फोरस 12 हो जाता है, लेकिन उसका आधा हो रहा है, क्योंकि बेटा हर 2 फास्फोरस के लिए वो बॉन्ड कॉमन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सही कर रहे थे, टोटल फास्फोरस 4 है, एक बनाएगा 3, लेकिन हम लोग 3 नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे आधा ही ना इस फास्फोरस का, आधा तो इसका है। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे 4 फास्फोरस है और सब कोई आधा बनाएगा 3/2, तो 6 आ जाएगा। ऐसे निकाला जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड मेरे भाई। जब ये बात समझ में आ गया मेरे भाई, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया मेरे भाई। यहाँ पर ईच फास्फोरस में कितना लोन पेयर है, तो ईच फास्फोरस हैज 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर। तो वही मजाक चल रहा है, यस मेरे भाई मजाक ही है, ये सब इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन ये आता है एंगल पीपीपीपी। तो मेरे भाई बहुतों को लगता है sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आएगा, बट आंसर 60 डिग्री हो जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूल जाना। तो मेरे भाई सच सच बताओ, अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा यहाँ पर sp3 में कि कम होगा? होगा सर। बहुत ज्यादा होगा। तो एक और रीजन आया, एक रीजन तो वीक वंडरवाल फोर्सेस था, और दूसरा रीजन हाई एंगल स्ट्रेन होने की वजह से ये क्या होता है मेरे भाई, लेस स्टेबल होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे वही बात को लिखेंगे, ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस एंड हाई एंगल स्ट्रेन, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस इज लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल होता है। तो ये बात तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरे भाई ये लेस स्टेबल होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होता है, तो कॉमा ये हाईली रिएक्टिव होगा। तो मेरे भाई इसीलिए फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है, यानी कि सोडियम मेटल होता है जिसको हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल कहते हैं मेरे भाई। इसी तरीके से फास्फोरस हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है ये बर्न करने लग जाता है, ये बर्न करके P4O10 बना देता है।
हाईली रिएक्टिव होता है। तो तुम फिर इसको कहाँ रखिएगा सर? तो मेरे भाई इसको हम लोग ओपन ए अगर एटमॉस्फेयर में रख दिए तो ये तो पकड़ लेगा आग। P4O10 ये रिएक्टिव होने का मतलब एक्सोथर्मिक, रिएक्टिव बोलने का मतलब एक्सो है। तो मेरे भाई इसको हम लोग आग ना लगे तो इसको हम लोग पानी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? पानी में। तुमको पानी में भी थोड़ा बहुत रहता है सर। तो पानी में अगर मान लो O2 रहेगा भी तो पानी आग बुझाने का भी तो काम करता है मेरे भाई। तो इसीलिए बुक्स पे लिखा रहेगा hence kept in water, hence kept in water, otherwise in open atmosphere it will catch fire, atmosphere it will कैच फायर। ये कैच कर लेगा फायर को, आग पकड़ लेगा मेरे भाई। तो दैट्स वाई ये नॉन मेटल में आपको पता होना चाहिए फास्फोरस बहुत हाईली रिएक्टिव होता है मेरे भाई। अगला बात करेंगे मेरे भाई इसी पे, अभी यही रिएक्टिविटी से बात करेंगे। तो पता हो तो क्या होता है मेरे भाई, बुक्स पे लिखा रहता है ये हाईली रिएक्टिव है और ये ग्लो करता है। कोई चीज जलता है मेरे भाई, किसी चीज से आग लग जाता है तो उससे रोशनी आती है मेरे भाई। तो मेरे में तुम लोग पढ़ता होगा CFL बल्ब, तो क्लोरोफ्लोरेसेंट लाइट होता है मेरे में। इसी तरीके से फास्फोरस का जहां पे यूज करेंगे तो उसको फास्फोरेसेंट लाइट होता है मेरे में। तो ये बर्न करता है तो कैच, ये क्या होता है? कैच फायर। तो ये मतलब कि ये ग्लो करेगा, ग्लोज इन डार्क, ग्लो करेगा ये डार्क में मेरे भाई। और इसको हम लोग कहते हैं फेनोमेना को फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरस का है तो क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस, या फिर कहते हैं केमी ल्यूमिनेंस, केमी ल्यूमिनेंस, केमी ल्यूमिनेसेंस, नेसेंस। मतलब ये ऑन केमिकल रिएक्शन ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, ग्लो प्रोड्यूस करेगा। तो क्या क्या बताया व्हाइट फास्फोरस के बारे में मेरे भाई? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4 होता है। इसमें चार इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं मेरे भाई, ठीक है। और इस पे पीपी बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है जिसकी वजह से हाई एंगल स्ट्रेन आता है। ये हेल्ड होता है वीक वंडर वॉल फोर्सेस से, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है रिएक्टिव होने का। इसलिए ये एयर में जैसे आता है मेरे भाई तो ये आग पकड़ लेता है। तो हम लोग बोलते हैं ये ग्लो कर रहा है, चमक आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस और केमिल्यूमिनेसेंस बोलते हैं मेरे भाई। जब ये सारी बातें समझ में आ गई तो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, खुशियां मिल रही होगी मेरे भाई। अब तुमको बताएंगे मेरे भाई, हमको सच सच बताओ मेरे भाई, ये P4 मॉलिक्यूल पानी में सॉल्युबल होना चाहिए कि इनसॉल्युबल होना चाहिए? सर इनसॉल्युबल होना चाहिए। यस, P4 नॉन पोलर है मेरे भाई, नॉन पोलर है तो ये इनसॉल्युबल होगा वाटर पे। ये क्या होगा मेरे भाई? इनसॉल्युबल होगा वाटर पे, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो मेरे पास P4 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये पानी में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है, पानी में ये इनसॉल्युबल होता है माय डियर स्टूडेंट। तो वो ये भी समझ में आ गया मेरे भाई। लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होगा। तो यस बेटा, ये क्या होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 में सॉल्युबल होता है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक होता है मेरे भाई। तो ये तो बड़ा आसान बात है, तो कोई भी बता देगा। अगला बात करें मेरे भाई, अगला बात करें अगर हम P4 के बारे में, तो P4 एक ट्रांसलूसेंट, एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब ब्लर जिसे कहते हैं मेरे भाई। तो ये ट्रांसलूसेंट वैक्सी सॉलिड होता है, इट इज ट्रांसलूसेंट। व्हाइट फास्फोरस है तो व्हाइट होगा, व्हाइट वैक्सी, वैक्सी मतलब मोम की तरह, मतलब बहुत ज्यादा एकदम टाइट नहीं होगा, मुलायम वाला टाइप वाला मेरे भाई, वैक्सी सॉलिड होता है मेरे भाई। ये बेस के साथ में एक रिएक्शन होता है मेरे भाई, ये रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्शन को थोड़ा ध्यान पे रखना होगा। P4 प्लस NaOH ये रिएक्ट करता है बेस से, अब इसको लिखेंगे भी। अब पानी डाल दो मेरे में, तो ध्यान रखना कि मेरे में पानी, फास्फोरस का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो PH3 बनेगा। तुमको ये तो थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, हाँ मेरे भाई PH3 बनेगा। यानी उसको पानी में डालो तो तुमको दिखाई देगा कि हर फास्फोरस में सर, अगर
अगर एक साइड में H लगाए और एक साइड में OH लगाए तो हमें दिखाई देगा कि इसमें से 2 फास्फोरस PH3 में चला जाएगा और 2 फास्फोरस H3PO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3PO3। मेरे भाई H3PO3 एक एसिड होता है। H3PO3 क्या होता है? एसिड। मतलब वो अपना H+ दे सकता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, एक फास्फोरस में 3 OH आ गया, 3 OH आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग को लग रहा है कि H3PO3 बनेगा, लेकिन दरअसल यहाँ पे H3PO2 बन जाता है। यहाँ पे थोड़ा एग्जैक्टली वैसा नहीं है, तो यहाँ पे बन जाता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसीलिए यहाँ पे जो बनता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड एक ही H दे सकता है, तो यहाँ पर सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। तो ये रिएक्शन को तुमको थोड़ा ध्यान पे रखना पड़ेगा, हाइपोफॉस्फाइड। तो ये रिएक्ट करता है बेस से, तो P4 इट रिएक्ट्स विद बेस, इट रिएक्ट्स विद बेस। तो बेस के साथ में इसको रिएक्शन कराते हैं। एग्जैक्टली ये हाइड्रोलिसिस जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है, तो इस रिएक्शन को थोड़ा माइंड पे रखिएगा। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टिक लगा दे रहे हैं मेरे भाई, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान पे रखिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा और ये बात को ध्यान में रखिएगा। ऊपर वाला तो ध्यान में रखना ही है मेरे भाई, जो पीपीपी बॉन्ड था इसे तो मत ही भूलना मेरे भाई, इसे पॉइंट टिक लगा लेना। और लास्ट वाला मेरे भाई जो PH3 का प्रिपरेशन में भी यूज होगा, तो ये सारे पॉइंट्स को गलती से भी मत भूलना, गलती से भी नहीं, भूल गया तो पेपर में नंबर भूल जाना। तो मेरे भाई ये P4 वाला रिएक्शन हो गया। तो आई होप ये तुम्हें जान करके बहुत खुशियां मिली होगी। तो ये अभी व्हाइट फास्फोरस हुआ, अब तुम्हें रेड फास्फोरस के बारे में समझाया जाएगा। रेड फास्फोरस, तो अगला हेडिंग हमारा होगा रेड फास्फोरस। अगला हेडिंग है हमारा रेड फास्फोरस। तो जब व्हाइट समझ में आ गया तो रेड समझना बड़ा आसान है मेरे भाई, जल्दी जल्दी तुम समझ जाओगे मेरे भाई। अगला नंबर मेरे भाई, सेकेंड नंबर इसका एलोट्रॉप है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस तो कैसे बनता है पहले ये जानो मेरे भाई। मतलब इसको क्या करते हैं ना, रेड फास्फोरस को बनाने के लिए जो व्हाइट फास्फोरस था उसको थोड़ा हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं अराउंड 300। टेम्परेचर याद करना नहीं है आपको, केवल समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। तुम बोलो इसमें आखिर अंदर में क्या हुआ है, तो सुनना मेरी बातों को, अंदर में क्या होता है। जैसे ये P4 मॉलिक्यूल है मेरे, पी पी पी, ये P4 है। इसी तरीके से एक और P4 ले लो, कम से कम 2 ले लेंगे तब समझ में आएगा मेरे क्या बना दे रहे हैं। सही से बना लेना P4। ये P4 मॉलिक्यूल है मेरे, ये क्या है P4, ठीक है। तो P4 मॉलिक्यूल है, तो हीट करने पे क्या होता है मेरे, बॉन्ड जो होता है ना, ये बीच का एक हाई एंगल स्ट्रेन है ना, ये टूट जाता है, बहुत आसानी से टूट जाता है। तो मेरे भाई इधर से कोई, जैसे मान लो ये फास्फोरस है, ये वाला बॉन्ड, बीच वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया मेरे भाई। तो ये टूट गया तो ये फास्फोरस का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने लग जाएगा। तो मेरे भाई ये क्या करता है ना, इसके साथ में बॉन्ड बनाना शुरू करे। फिर ये वाला तुमको ये भी तो टूट गया होगा सर, हाँ मेरे भाई। तो ये वाला जो, ये इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिला मेरे भाई, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड फिर किसी और से बनाएगा। मतलब ये वाला जो बॉन्ड बना, ये किसी इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तो इसको भी कोई देने वाला था। यानी एक पॉलीमर होता है जिसमें क्या होता है मेरे भाई, P4 मॉलिक्यूल कैसे जुड़ रहे होंगे। तो ये बीच वाला बॉन्ड टूट गया मेरे, अच्छा से देखो, ये बीच वाला बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे P P P और P है बेटा। तो यहाँ पे ये PP जुड़ गया और इधर से इधर जुड़ गया होगा, ये इधर से एक पॉलीमर बन गया जो कि लीनियर पॉलीमर होता है। ये क्या होता है, रेड फास्फोरस लीनियर पॉलीमर होता है। यानी यहाँ पे लिंकेज जो है मेरे भाई, ये कोवेलेंट बॉन्ड से, उसमें बहुत सारे P4 मॉलिक्यूल वंडरवॉल फोर्सेस से,
से थे, किसमें, व्हाइट फास्फोरस में, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये रिलेटिवली क्या होगा मेरे भाई, स्ट्रॉन्गर। समझ गए इशारा क्या हम बोलना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा ज्यादा स्टेबल था। तो ये एक P4, दूसरे P4, इसी तरीके से ये तीसरा P4, इस तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होता है और मेरे भाई ये वंडरवॉल से मजबूत होगा, दैट्स वाई मोर स्टेबल होगा। तो अभी बेटा ये जब मजबूत बॉन्ड है कोवेलेंट, तो मेरे भाई ये रिएक्टिव भी कम होगा, ये टूटेगा नहीं, ये लेस रिएक्टिव। एंगल स्ट्रेन भी थोड़ा बहुत कम किए, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग में लेते आए हैं, एंगल स्ट्रेन भी कम कर दिए, तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा मेरे भाई। ये लेस रिएक्टिव होने के बाद मेरे भाई डज नॉट ग्लोज इन डार्क, तो मेरे भाई ये जलता नहीं है, ग्लोज इन डार्क, तो मेरे भाई ये जलेगा नहीं। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अच्छा मेरे भाई बुक्स पे ऐसा लाइन लिखा रहता है, जो कन्वर्जन होता है मेरे भाई ये इनर्ट एटमोस्फेयर में होता है। तुम बता सकते हो क्यों इस कन्वर्जन को हम लोग इनर्ट एटमोस्फेयर में कराएंगे? क्योंकि क्या? व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट कर लेगा यस, तो आग ये लग। हाँ आग लग जाएगा, तो इसीलिए वहां पे लिखा रहता है कि इनर्ट एटमॉस्फेयर में कन्वर्जन होता है इसका, तो लेस रिएक्टिव है, ये ग्लो करता है मेरे भाई डार्क पे। मेरे भाई ये इनसॉल्यूबल है, फिर से मेरे भाई ये इनसॉल्यूबल होगा वाटर पे, इनसॉल्यूबल, ये भी नॉन पोलर है मेरे भाई, इनसॉल्यूबल इन वाटर। और मेरे भाई यहाँ पे ये एक और इसका खासियत याद रखना, वाटर एज वेल एज कार्बन डाइसल्फाइड में भी इनसॉल्यूबल होते हैं। कुछ ऐसे पॉलीमर्स होते हैं मेरे भाई जो कार्बन मतलब नॉन पोलर होने के बावजूद वो नॉन पोलर में भी डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। अब बड़ा साइज की वजह से बोल सकते हो, ऐसा कुछ बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बस कुछ ही एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन पोलर में भी डिसॉल्व नहीं होते। तुमसे एक याद रखना है तुमको, रेड फास्फोरस के बारे में, ठीक है? ये रेड फास्फोरस के बारे में याद रखना मेरे भाई। ये लेस रिएक्टिव है, तो मेरे भाई डज नॉट रिएक्ट ग्लोज इन डार्क, कॉमन यहीं पर लिख लो, रिएक्ट नॉट रिएक्ट्स विथ NaOH। मेरे भाई ये NaOH से भी रिएक्ट करके फॉस्फीन जैसा चीज नहीं बनाएगा, PH3 डज नॉट रिएक्ट्स विथ NaOH, ये भी ध्यान मेरे को, ग्लो भी नहीं करता है, NaOH से रिएक्ट भी नहीं करता है मेरे भैया। माचिस जो होता है, माचिस देखे होंगे मेरे भाई, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा माचिस का कौन सा वाला पार्ट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मेरे हम तुमको माचिस दिखलाना चाहते हैं। तो मेरे भाई माचिस का एक तो हो गया मेरे भाई माचिस की तीली, ये हुआ माचिस का तीली, है ना? और मेरे भाई ये हुआ माचिस, तो ये देख रहे हो, ये जो बना हुआ है ना, ये वाला जो पार्ट है जिससे जलता है, ये वाला पार्ट जो है मेरे भाई, ये जो ऐसे लाइनिंग दिया हुआ है, जो इसको बोलते हैं मेरे भाई खोली में जो लगा हुआ है, ये है मेरे भाई रेड फास्फोरस। ये होता है रेड फास्फोरस। तो इट इज यूज्ड इन मेकिंग मैच स्टिक्स, ठीक है? तो वो वाला जो होता है मेरे भाई उसमें काम आता है ये बनाने में, ठीक है? तो ये रेड फास्फोरस हो गया। तो ये भी समझ में आ गया कि रेड फास्फोरस ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है। अब मेरे भाई थर्ड नंबर आते हैं ब्लैक फास्फोरस। मेरे भाई ब्लैक फास्फोरस के बारे में जानना चाहेंगे हम लोग। तो मेरे भाई एक बात बताइए, जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, ये क्या होगा, हर साइड से जुड़ेगा मेरे भाई। हर फास्फोरस एक दूसरे से बॉन्ड को तोड़ना चाहता है, मतलब ये 3D टाइप का होता है स्ट्रक्चर, 3D पॉलीमर होता है, 3 डायमेंशनल पॉलीमर होता है मेरे भाई। अब सुनो, ये मोस्ट स्टेबल क्यों होता है? इसमें भी दो टाइप का फास्फोरस होता है, अल्फा ब्लैक होता है और बीटा ब्लैक होता है। तुमको इसमें भी दो टाइप का पढ़ना पड़ा नहीं मेरे भाई, इसमें पढ़ना कुछ नहीं है, बस हम तुमको सिर्फ बता देते हैं कन्वर्जन कैसे होता है। तो मेरे भाई जब तुम P4 को हाई टेम्परेचर में, यहाँ पे और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं, तो फिर से ये P4 में कन्वर्ट होगा। लेकिन किसको करेंगे तो अल्फा बनेगा, किसको करेंगे तो बीटा बनेगा। तो मेरे भाई अगर तुम रेड वाले को किए तो रेड वाले को करोगे तो अल्फा ब्लैक मिलेगा, और मेरे भाई बीटा ब्लैक पाने के लिए तो मेरे भाई व्हाइट को अगर तुम हीट करोगे हाई टेम्परेचर में, मेरे भाई टेम्परेचर ये सब याद नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, तो ये बीटा ब्लैक मिलेगा।
बीटा ब्लैक मिल जाएगा। तो बस इतना ही बात याद रखना है, इसमें बस एक ही याद रखना है, 3D पॉलीमर है, जिससे क्या हो जाएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है, और दैट्स वाई ब्लैक फास्फोरस जो होता है मोस्ट स्टेबल। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आएगा तो कर लीजिएगा, याद रखिएगा। व्हाइट फास्फोरस ग्लो करता है, रेड फास्फोरस ग्लो नहीं करता है। जो ग्लो करता है उसको फास्फोरेसेंस या केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू लाइट प्रोड्यूस करता है मेरे भाई। व्हाइट फास्फोरस NaOH के साथ में डिसॉल्व करके PH3 फॉस्फीन और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2 बना देता है। तो ये सारी बातों को आप ध्यान पे रखेंगे ये भी नहीं, क्या। ये भी ग्लो नहीं करता होगा डार्क में। हाँ, ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मेरे में, तो ये भी ग्लो नहीं करेगा। तो इसके बारे में हमको डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़ना बता दिया गया आपको मेरे में। सबसे लेस स्टेबल व्हाइट फास्फोरस होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही होता है। रेड फास्फोरस थोड़ा और स्टेबल होता है, ब्लैक 3D पॉलीमर है, वो और भी ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा स्टेबल उतना कम रिएक्टिव मेरे में। अब मेरे में कुछ स्ट्रक्चर जो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फास्फोरस के कंपाउंड, वो ऑलरेडी वैसे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बट एक रिवीजन टाइप का आपको हो जाएगा मेरे भाई। तो थोड़ा देख लो, जेई मेंस में आता है स्ट्रक्चर्स ऑफ P4O6। तो तुमको कोई स्ट्रक्चर बनाने आता है? नहीं मेरे भाई, स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएगा, इससे अंदर का सवाल पूछा जाता है। तो मेरे पास P4O10 का पहले स्ट्रक्चर हम बताएंगे, फिर P4O6 का जो तुम जानते हो। तो मेरे पास 4 फास्फोरस बना लो, 4 फास्फोरस बना लो ऐसे, और हर 2 फास्फोरस के बीच पे, हर 2 फास्फोरस के बीच पे एक ऑक्सीजन लगाओ, हर 2 फास्फोरस के बीच पे एक ऑक्सीजन लगाओ, हर 2 फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन। तो मेरे भाई ये P4, अब O10 बनाना है, तो अभी 6 ऑक्सीजन हो गया मेरे भाई, 4 ऑक्सीजन और लगा दोगे तो ये P4O10। ये ऑलरेडी बता चुके हैं तो तुमको याद भी होगा P4O10 का स्ट्रक्चर, हम बहुत ज्यादा बार बार नहीं बोलेंगे। तो ये है P4O10, ठीक है। P4, इसका हाइड्रोलिसिस में हम आपको बताए थे स्ट्रक्चर, ये P4O10 का है मेरे भाई। यहीं पे P4O6 चाहो तो बना ही लो, बेटर अच्छा ही रहेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर फिर से 4 फास्फोरस बनाओ। ये जो P डबल बॉन्ड O है, 4 हटा दोगे मेरे भाई, 3 एक हटाते थे तो P4O9 बन जाता था, उसका हाइड्रोलिसिस देखे थे। 2 हटाते थे P4O8 बन जाता था। तो इस तरीके से हम लोग सारा देखे हुए हैं। फिर से यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है मेरे भाई, जो डबल बॉन्ड O था फास्फोरस से, उसको हटा दो, तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन करके तैयार हो चुका है। तो मेरे भाई ये P4O6। तुमको अब इससे सवाल क्या आएगा, यही स्ट्रक्चर बनाने? नहीं बेटा, इतना आसान आता तो सब कोई बना लेता मेरे भाई। यहां से पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ PO बॉन्ड कितना, P सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड्स कितने हैं, बता सकते हो इसमें? 1 2 2 3 4, 1 2 बना रहा है, 3 और एक ये 8, फास्फोरस 3 बना रहा है, 1 3। 2 3, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। इवन इसका भी सेम आंसर होगा, इसका भी सेम आंसर होगा। अगर यस हम सर। पूछेंगे, है ना, इसका भी सेम होगा, इसके बाजू में लिख दो, इसका भी सेम, जो सेम होगा तो सेम होगा। नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम पूछेंगे P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना है मेरे भाई, तो 4 हो जाएगा। इसमें क्या होगा, 0। नंबर ऑफ P डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब तो आसान है मेरे भाई, तुम कर लोगे मेरे भाई। अगर यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पर POP लिंकेज कितना है, POP लिंकेजेस कितना है, तो दोनों का सेम होगा आंसर वैसे तो मेरे पास कितना लिंकेज है, 1 2 3 4 5 6 ठो आएगा, दिख रहा है सबको? तो इसका भी आंसर में 6 आ जाएगा। तो मेरे भाई ये सब तो कर लोगे तुम लोग, तो मतलब स्ट्रक्चर नोन है, इसमें से सब कुछ बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, कुछ भी पूछ ले मेरे भाई। तो हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि तुमको स्ट्रक्चर नोन है, तो तुमसे कुछ भी पूछेगा बच्चा वाला सवाल तो तुम सब बना सकोगे। यस सर। तो मेरे भाई ये स्ट्रक्चर को मेनली माइंड पे रखना है, ठीक है। कितना लोन पेयर से निकाल लोगे मेरे भाई, एक चीज कर लो मेरे भाई, यहाँ पे तुम लोग नहीं तो गलती करेगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताओ तो P4O10 में कितना लोन पेयर है मेरे भाई? लोन पेयर, एक ऑक्सीजन के पास है, दो, तो एक ऑक्सीजन के पास 2 है, तो कितना ऑक्सीजन है P4O10 में? 10 है। 10 20।
तो 20 हो जाएगा, समझ गए। इसमें कितना हो जाएगा मेरे भाई टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर? इसमें सर 12। तो यहाँ पे तुम्हारा जवाब आ जाएगा P4O6 पे 12। लेकिन बेटा तुम गलती कर दिया एक तो, यही तो मुझे पता था, फास्फोरस में भी लोन पेयर है। और पास भी होगा तो 1 2 3 समझ 5। में आया? इसीलिए हम जानबूझ के दिए थे सवाल कि तुम इसे भूलेगा। तुमको लग रहा था जेईई मेंस को तो हम ऐसे ही उड़ा देंगे एग्जाम को। देखो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, तो मेरे भाई ऐसे मिस्टेक से और ज्यादा अफसोस आता है। जो नहीं पढ़ के गए थे उससे कम अफसोस आता है, लेकिन जो पढ़ के गए और गलत हो गया उसमें ज्यादा लगता है मेरे भाई। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों को आप नहीं करेंगे। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछेगा, कर ही लो मेरे भाई, नहीं तो तुम लोग कहीं गलती ना कर दे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन P4O10, P4O10 में कितना पाई बॉन्ड है? कितना है? 4। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10 कितना है मेरे भाई? सिग्मा भी गिन लो। तो हर फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाया तो 3 4 जा 12, 12 हो गया, प्लस ये भी 4 ठो सिग्मा होगा, 16 हो जाएगा। समझ गए? तो मेरे भाई इस तरीके से आपको कुछ भी सवाल आएगा तो बना लीजिएगा, हम ऐसा उम्मीद रखें। यस सर। ठीक है, तो मेरे भाई ये जब समझ में आ गया मेरे भाई, तो अगला बात करेंगे हम फॉस्फीन के बारे में। बस अब चैप्टर ये एंड होने वाला। चैप्टर एंड कहने का मतलब ग्रुप नंबर 15 एंड में हम लोग पहुंच चले हैं। अब फॉस्फीन, जैसे हम लोग नाइट्रोजन पढ़े थे, अमोनिया पढ़े थे, NH3 के बारे में, इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो फॉस्फीन के बारे में होगा। इसके बारे में होगा, फॉस्फीन के बारे में होगा। तो फॉस्फीन का बेटा प्रिपरेशन मेथड तो ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉस्फीन का प्रिपरेशन मेथड तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। चलो तो माय डियर स्टूडेंट, चलो फॉस्फीन स्टार्ट करते हैं मेरे। अगला नंबर हमारा टॉपिक है फॉस्फीन। अगला नंबर टॉपिक है हमारा फॉस्फीन, PH3। फॉस्फीन है PH3। तो मेरे भाई चलो तुम लोग कुछ आंसर लिखना, क्योंकि तुम लोग मतलब ऐसा चीज है मेरे भाई जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो फटाफट हम क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम लोग बनाओ प्रिपरेशन में। कैल्शियम फॉस्फाइड दिए है, इसको हाइड्रोलिसिस कराओ फटाफट मेरे भाई। हाइड्रोलिसिस हो रहा है, हाइड्रोलिसिस करा के आंसर लिखो फटाफट। पहला नंबर हो गया। एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, तो एसिड बेस रिएक्शन करो। यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होगा। चलो फटाफट करते जाओ मेरे भाई। अभी एक रिएक्शन पढ़ाए थे P4 व्हाइट फास्फोरस को NaOH और पानी में डालोगे, ये रिएक्शन अपने से लिखो। अभी अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ाया है मेरे भाई। ये 3 रिएक्शन तो अभी जस्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई पहला पहला वाला हो गया। कैल्शियम क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड प्लस PH3। तो सब सिंपल है मेरे भाई, है ना। HOH में तोड़ दिए हैं। कैसे तोड़े हैं? ये फॉस्फीन, फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, HOH। समझ गया मेरे भाई। इसको अगर एसिड बेस रिएक्शन कराना तो कैल्शियम फॉस्फाइड दिख नहीं पा रहा है, तो पानी में चेक करेंगे तो ये मिलेगा। पानी में चेक करेंगे तो ये क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो मिलेगा। तो ये क्या हो गया? पता चलेगा तुमको ये कैसा नेचर रखेगा? बेसिक, क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। पता चल गया। तो बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन कराओ। बेस से क्या आएगा मेरे भाई? कटायन। तो बेस से कटायन कौन आएगा? कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड बना दो। अनायन कौन है मेरे भाई? अनायन तुम कहोगे सर OH माने, अबे यहाँ पे देखना है अनायन। PH3 का फॉस्फाइड है, तो क्या बना देगा? P और उसका वाला जो बच गया PH3 बच गया, CaCl2 प्लस PH3। मेरे भाई ये रिएक्शन अभी जस्ट लिखे थे, क्या बनता है? PH3 प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2PO2। याद हो गया?
देखो वापिस आ गया मेरे भाई। तो ये 3 तो याद ही नहीं करना है, जैसे अमोनिया में मेरे भाई एक भी नहीं याद करना पड़ा, उसी तरीके से यहाँ भी याद नहीं करना पड़ा। एक रिएक्शन को और रखना मेरे भाई ध्यान पे, H3PO3 जो होता है ये अपने आप डिकम्पोज करता है H3PO4 और PH3 में, यानी इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहाँ पर फास्फोरस का +3 है, यहाँ पे +5 है, और मेरे भाई यहाँ माइनस है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम में चला गया। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो ये भी थोड़ा माइंड पे रखना, डिस्प्रोपोर्शनेशन को। फास्फोरस का मैक्सिमम +5 और मिनिमम -3 कब होगा? तुमका वो अपने आप हो जाएगा, नहीं हीट करने पे हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये समझ में आ गया। तुमको कोई खत्म हो गया क्या? नहीं, अब इसका हम प्रॉपर्टीज यूजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूजेस प्रॉपर्टीज के बारे में अपने को डिस्कशन करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसका खासियत बात करते हैं मेरे भाई, प्रॉपर्टीज बात करते हैं। तुमको क्या होगा सर इसका प्रॉपर्टीज में? तो मेरे भाई बुक्स पे एक लिखा रहता है होल्मेज सिग्नल में यूज होता है। अब तुम समझ नहीं पाओगे ये होल्मेज सिग्नल क्या होता है मेरे। तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि हम लोग करते क्या है मेरे भाई, करते क्या है और होता क्या है, सब कुछ जानेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, जब फॉस्फीन जो होता है मेरे भाई, फॉस्फीन जो होता है ये रिएक्टिव, मतलब जैसे P4 था, हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि P4 जो होता है व्हाइट फॉस्फोरस वो रिएक्टिव होता है, लेकिन PH3 वैसा रिएक्टिव नहीं है। तो क्या होता है ना मेरे भाई, हम लोग PH3 को रखे हैं मेरे, PH3 को रखे हैं इसके अंदर पे, लेकिन पता है इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहता है मेरे भाई। किसका किसका? तो मेरे भाई इसमें इम्प्यूरिटीज कुछ P4 का रह जाता है मेरे भाई। क्या रह जाता है? P4 का रह जाता, क्या रह जाता है? P4 का रह जाता है इसमें, इम्प्यूरिटी थोड़ा बहुत रह जाता है। यानी कि जब हम फॉस्फीन बनाए मेरे भाई, मान लो कि P4 था, P4 में हम NaOH डाले, पानी है, पूरा पानी है मेरे भाई, ये वाटर है, पानी में NaOH डाले तो क्या बना होगा? फॉस्फीन बना होगा। अभी जस्ट सीखा है। और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बना, तो ये फॉस्फीन रिएक्टिव नहीं है मेरे भाई। तो क्या होता है? तो ये फॉस्फीन एक गैस होता है मेरे भाई। फॉस्फीन क्या होता है? गैस। तो ये फॉस्फीन बाहर आएगा, फॉस्फीन क्या होगा? बाहर आएगा। तुम होगा अच्छा हाँ बाहर आ रहा है। तो मेरे भाई जब बाहर आता है ना, जैसे मान लो कि तुमको बाहर निकलना है, मान लो तुम क्लासरूम में, तुम लोग कभी कभी लाइन वाइन में ऐसा स्कूल में भी किया होगा मेरे भाई, क्या असेंबली के लाइन में मतलब पीछे से धक्का मार दिए। तो मेरे भाई क्या होता है कि जैसे तुमको लाइन से निकलना है, तुमको लेट हो रहा है, तो किसी को ढकेल करके आगे निकल जाते हो। तो मेरे भाई पूरा पानी में बहुत सारा P4 है। तो होता क्या है, जब PH3 बना ना मेरे भाई, तो PH3 तो बाहर निकलने का नेचर रखेगा, तो थोड़ा सा ना P4 मॉलिक्यूल को ढकेलते हुए बाहर कर देता है, यानी कुछ अमाउंट पे यहाँ पर P4 निकल जाता है। PH3 तो आएगा ही, और कुछ P2H4 भी निकलता है, PH3 का ही कुछ ऐसा कंपाउंड P2H4, दो फास्फोरस PP बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दोनों फास्फोरस में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो P2H4 बन जाता है, ये सब बन जाता है। तो मेरे भाई ये जब PH3 बाहर आ रहा तब इसके साथ में ये सब कुछ कुछ निकल गया अलोंग विथ, ये अलोंग विथ निकल गया, अलोंग विथ PH3 निकल गया। तो अब बेटा ये P4 जब बाहर आ गया तो ये क्या करेगा? एयर में आ गया, अभी बर्न करेगा, आग टाइप का लगाएगा मेरे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं निकला है तो आग पूरा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ऐसा ऐसा ना रिंग टाइप का बनने लग जाता है, स्मोक टाइप का बनने लग जाता है, यहाँ पे रिंग बनने लग जाता है। इसी को बोला जाता है वॉर्टेक्स रिंग, वॉर्टेक्स रिंग, रिंग टाइप का मतलब बन जाता है। जैसे पानी वानी में कैसे होता है मेरे भाई, पानी में तुम पत्थर मारोगे तो रिंग टाइप का बनने लगे, उसी टाइप स्मोक जब आया पानी में तो धुआं धुआं टाइप का हो गया, वहां पे रिंग रिंग टाइप का हो जाता है। तो ऐसा होता है मेरे भाई, तो ये बात ध्यान में रखना, तुम इसको हम समझा दिए तुम्हें, तो लिखो मेरे भाई प्योर PH3, प्योर जो PH3 होता है मेरे भाई इज नॉन इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब आग लगाना होता है, तो ये नॉन इनफ्लेमेबल है, बट बिकम्स इनफ्लेमेबल, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P4
एंड P2H4 वेपर्स इस साथ में आ जाता है मेरे भाई। इस वेपर्स के साथ में PH3 एक वेपर था, उसके साथ में निकल के चला आता है मेरे भाई। तो ये यूज्ड होता है स्मोक स्क्रीन की तरह। तुमको ये मतलब क्या है सर, बताते हैं क्या मतलब है। ये स्मोक स्क्रीन की तरह यूज होता है। जैसे क्या होता है ना मेरे भाई, जो सोल्जर्स होते हैं हमारे, जो सैनिक होते हैं मेरे भाई, तो वो दुश्मन जैसे मान लो आ रहा है मेरे भाई, और मान लो अपने पास में सारा हथियार नहीं है, तो क्या करेगा मेरे भाई, तब तो डर है ना उस टाइम में। तो डर है तो उस टाइम में क्या करते हैं ना मेरे, वो सामने में पानी वानी में उन लोग क्या करते हैं मेरे भाई, फेंकते हैं इसको P4 को। समझ में आया, आग वाग लगाते हैं सामने में, या फिर पानी में डालते तो स्मोक क्रिएट हो जाता है। स्मोक से क्या हो जाएगा ना मेरे पास, धुआं धुआं से उसको दिखाई नहीं देगा और भागेंगे, अपने सैनिक थोड़ा दूर हो जाएंगे, साइड चले जाएंगे। तो ये सब सोल्जर्स यूज करते हैं, यूज्ड बाय सोल्जर्स। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और मेरा P2H4 को फॉस्फाजीन कहते हैं, नाम लिख लेना, क्या पता तुमको ये पूछ ले। फॉस्फाजीन, तो P2H4 को क्या कहते हैं, फॉस्फाजीन कहते हैं, फॉस्फाजीन कहते हैं मेरे भाई। इसी को ना एक बात और लिखा जाता है मेरे, तुमको क्या लिखा जाता है मेरे भाई, क्या लिखा जाता है, चलो बताते हैं मेरे, सब बताया जाएगा यहाँ पे। अगला बात करें मेरे भाई, ये यूज होता है होलमेज सिग्नल की तरह मेरे भाई। इसको पॉइंट नंबर 1 कर देना। ये जो पहला जो प्रॉपर्टीज था ये प्योर एक्सप्लेन किए मेरे भाई इसी का ही एक्सटेंशन है बोल सकते हो। कोरोलरी जैसे मैथमेटिक्स पे होता था मेरे भाई, उसी टाइप से कोरोलरी है। क्या है मेरे भाई, ये यूज्ड होता है एज होलमेज सिग्नल में यूज होता है। होलमेज सिग्नल तुमको ये क्या होता है, तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट पे तुम्हारा कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का मिक्सचर डाल दिया जाता है पानी में। क्या होता है ना, पानी जहाज, आज तो बहुत ये सब ऑब्सोलीट होने लग गया है मेरे भाई। पहले के टाइम में ना पानी जहाज होता था, तो पानी जहाज को ना सिग्नल, जैसे आज रेलवे को कैसे सिग्नल देना होता है, उसी तरीके से सिग्नल देने के लिए कि पानी जहाज आ रहा है, रेडी हो जाओ। तो ये क्या कहते थे, समुद्र में जब चल रहा होता था तो ये क्या करते थे कि P4 या कैल्शियम फॉस्फाइड को फेंक देते थे। कैल्शियम फॉस्फाइड को फेंके ना, तो वहां से कुछ PH3 ये सब निकलता था मेरे भाई, और उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट पे कुछ इम्प्योरिटीज रहता था P4 ये सब का। तो ये क्या होता है ना, सब P4 को साथ में लेकर के आगे इसके धुआं धुआं करता था मेरे भाई। तो एक धुआं से एक क्या होता था, सिग्नल डेवलप होता था। तो इसी को बोला गया होलमेज सिग्नल कहा जाता है मेरे भाई। तो ये सब थोड़ा सा लाइन तुम्हें कंफ्यूजिंग कर सकता है, तुम ध्यान रखना मेरे भाई ये सब चीज को। PS3 कहाँ है सर? इसमें बनेगा, पानी में डालेंगे ना, समुद्र में डालेंगे। समझ में ओ, आया। हाँ, और कुछ अमाउंट पे इम्प्योरिटीज ये सब भी रहता है, सब मिला करके पैकेट में है, डाल दिए मेरे भाई, फेंक दिए बाहर खिड़की से। तो ये बात हो गया मेरे। अब इसका कुछ रिएक्शंस देखो मेरे, फॉस्फीन का कुछ रिएक्शन देखो मेरे में, कैसे रिएक्शन करेगा, तो बड़ा आसान है मेरे में। जैसे कॉपर सल्फेट है और फॉस्फीन है, तो कुछ नहीं करना है मेरे में, इसका कटायन इसका अनायन, कटायन इसका अनायन मिला दो मेरे में, तो क्या बन जाएगा, CO3P2 बन जाएगा और H2SO4 बन जाएगा। तुमको ये मजाक है रिएक्शन मेरे भाई, ये रिएक्शन को ज्यादा दमदार नहीं है मेरे भाई, इसलिए बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं ले। कटायन को अनायन को मिला दो, Hg3P2 हो जाएगा और HCl हो जाएगा। बैलेंसिंग पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो ये रिएक्शन एकदम सिंपल है मेरे भाई, इतना ज्यादा सिंपल हो नहीं सकता। ठीक है, इसको भी अगर कंफ्यूजन आता है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। अब ये जाकर के मेरे भाई एक पार्ट इधर हमारा खत्म हो गया, फॉस्फीन मेरे भाई। 2 पार्ट खत्म हो गया अपना मेरे भाई। तुम लोग इतना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, हाँ मेरे भाई यही, मतलब अगर ग्रुप में बात करें तो सबसे बड़ा ग्रुप यही बच गया था। तो ये भी ग्रुप हम लोग का खत्म हो गया मेरे भाई। तुम लोग इसका मतलब टेंशन भी खत्म सर, यस बेटा, अब बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। कल हम लोग ऑक्सीजन पढ़ेंगे, सल्फर पढ़ेंगे, बड़ा छोटा छोटा ऑक्सीजन के बारे में तुम सब जानते हो कि ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने के लिए यूज करते हैं। अब ये भी बोल देना कि नहीं जानते तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा मेरे में। ऑक्सीडेशन के लिए यूज करते हैं, सबको मालूम है मेरे में। चलो अगला नंबर मेरे भाई, फॉस PCl3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड।
तो मेरे भाई चलो इसको हम लोग बात करते हैं मेरे भाई फटाफट। तुम लोग सब आसानी से इसका रिएक्शन भी लिख सकते हो, सुनना। एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी साथ में बात कर लेते हैं, साथ साथ बात होगा, सब साथ साथ होगा मेरे भाई, एक साथ होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, एक साथ बात करेंगे तो अपना भी टेंशन खत्म, इतना में पूरा चैप्टर खत्म, मतलब ग्रुप नंबर 15। आप लोग को जो डीपीपी दिया गया है वो सारा डीपीपी को आप बना लेंगे मेरे में। तो चलो हम लोग देखते हैं मेरे में। देखो बेटा, अगर P4 है, Cl2 लिखा हुआ है, अगर ये लिमिटेड है, लिमिटेड कहने का मतलब कम, तो वहां पे ये PCl3 बनता है। अगर यही P4 अगर Cl2 एक्सेस पे होगा तो ये PCl5 बन जाएगा। तुम कहोगे कितना आसान है सर। यस बेटा, अगर लिमिटेड होगा तो PCl3 और अगर एक्सेस पे होगा तो PCl5। क्या बनेगा? PCl5। देखो कितना आसान है मेरे। सिमिलरली सेकेंड नंबर रिएक्शन, P4 अगर SOCl2 लिख करके आ गया और P4 प्लस SO2Cl2 लिख के आ गया, तो मेरे भाई अब सुनना, ये SOCl2 जो होता है ये थायोनिल क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। इसमें क्लोरीन देने का टेंडेंसी कम रहता है, सप्लाईज, ये मेरे भाई लिख लेना यहाँ पर, सप्लाईज Cl2 इन लेस कॉन्सेंट्रेशन, इन लेस कॉन्सेंट्रेशन, और ये मोर कॉन्सेंट्रेशन में सप्लाई करेगा। इसका नाम है सल्फ। याद होगा तुमको, लाइट के प्रेजेंस में SO2 प्लस Cl2 में टूट जाता था, जो Cl2 Cl रेडिकल में टूटता था, तो ये ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सल्फ्यू ये नहीं टूटता था वैसे, तो वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में सप्लाई करेगा। तो मेरे भाई तुम समझ गए क्या? ये लेस वाला PCl3 बनाएगा, ज्यादा वाला PCl5 बनाएगा। वो कितना आसान है मेरे भाई, इससे ज्यादा आसान हो सकता है क्या मेरे भाई? इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है मेरे भाई। मेरे भाई तुम ऑर्गेनिक में बहुत सारा रिएक्शन पढ़े हो, तुम कौन सा रिएक्शन है तो याद दिलाते हैं तुम्हें, यहाँ तक तो लिख ही लिया होगा। कौन, अच्छा यहाँ पर मेरे भाई कौन सा गैसेस मिलेगा ये थोड़ा लिख लो मेरे भाई। यहाँ पे गैसेस भी ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ पर SO2, यहाँ पर भी SO2। तुम फिर क्या मजाक है मेरे भाई? मजाक का बात नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया जा रहा है मेरे भाई। ये हो गया। अब सुनो, यहाँ पे ना SO2 के अलावा एक और गैस निकलता है H2Cl2। ये याद रखिएगा थोड़ा, कहीं ऐसा ना हो कि पूछ ले बेटा कि वो क्या निकलता है दूसरा। तो एक SO2 तो दोनों में निकलेगा मेरे भाई, लेकिन एक में H2Cl2 निकलता है, एक में क्या निकलता है? H2Cl2। तो याद हो गया मेरे भाई, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात बच गया है मेरे भाई, उसको भी बात कर ही लेते हैं और अपना खत्म हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन खत्म नाइट्रोजन फैमिली से। मेरे भाई अगला नंबर मेरे भाई, ये सेकंड नंबर बात हो गया मेरे भाई। तुम अगला नंबर बात जानते हो मेरे भाई, RCO OH को क्या बोल रहे हैं? आवाज कट रही है, आवाज कट रहा है। अब ठीक है? यस सर। अब ठीक हो गया? यस सर, अब ठीक है। वेरी गुड। यस सर। मेरे भाई अगर इसको बेटा याद है PCl5 से पास करते थे इसको मेरे भाई, या अल्कोहल को अगर PCl5 से पास करते थे माय डियर स्टूडेंट्स, तो याद है ये ऑक्सीजन के लिए क्रेजी होता था, POCl3 बना देता था। RCOCl ऑर्गेनिक का रिएक्शन, साथ में क्या बनाता था? POCl3। क्या बनाता था? POCl3। याद आया मेरे भाई? इसी तरीके से अल्कोहल है तो RCl प्लस HCl, याद है ना, और POCl, यहाँ भी HCl भी निकलेगा मेरे भाई। तुमको और याद दिलाना चाहेंगे मेरे भाई, अगर PCl3 के साथ में रिएक्शन होता था तो ऐसे नहीं होता था, थोड़ा अलग होता था मेरे। RCOOH प्लस अगर PCl3 ले और ROH प्लस PCl3 ले, तो मेरे भाई ये RCl बनाता था प्लस H3PO3 बनाता था। H3PO3 ये OH को Cl में कन्वर्ट करता है, RCOCl और H3PO3 बनाता है। याद को 3 मॉलिक्यूल्स लगता था, एक एक करके जुड़ता जाता था मेरे भाई। ठीक है,
और लगता जाता था। SN2 मैकेनिज्म, ये याद होगा तुम्हें, रिवाइज करते रहना, भूल मत जाना मेरे भाई। ये रिएक्शन था मेरे भाई। एक और सिखाएंगे, ये तो ऑलरेडी ऑर्गेनिक में पढ़े हो, बाई प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है थोड़ा यहाँ पर। एक लास्ट बेटा बस मेरे भाई, एजी, एजी प्लस PCl5। मेरे भाई तुमको याद है कि एजी जब भी Cl को देखता है तो उसके मन में अजीब अजीब सा होने लगता है। तो मेरे भाई क्या बना लेगा, AgCl प्लस जो बच गया PCl3, बैलेंसिंग कर लेना, 2Ag 2AgCl ये सब बनता रहेगा PCl3। मेरे भाई SnCl4 बना लेता है, PCl3 बाहर निकाल देता है। बस इतना ही है मेरे भाई, बहुत सिंपल है। Sn अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, Ag भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया क्योंकि फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे था। ये रिडॉक्स रिएक्शन है मेरे भाई, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। तो मेरे भाई यहां से जाकर के आपका आपका खत्म हो जाता है मेरे भाई कौन सा, नाइट्रोजन फैमिली पूरे तरीके से। नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीजन फैमिली तो खत्म हो ही जाएगा, और टाइम बचेगा तो हाइड्रोजन, नहीं तो परसों तक में पूरा हम लोग का पी ब्लॉक श्योर शॉर्ट खत्म हो जाएगा। यानी ट्यूसडे को हर हाल में हम लोग का पी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसके साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है माय डियर स्टूडेंट्स।